हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। लोड शेडिंग का जो मसला साबिका अदवार में अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था, वो एक बार फिर सर उठाता नजर आ रहा है हमें। जहां आवाम गर्मी का अजाब झेल रही है, वहीं बिजली की मुसलसल और तवील बंदिश ने उन्हें मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया। और हैरत अंगेज तौर पर वजारत तवानाई के आदाद शुमार मुतजाद मंजर कशी कर रहे हैं इस वक्त, और जमीनी हकाइक से मुतसादिम भी दिख रहे हैं। वजारत तवानाई के दावे के मुताबिक मुल्क की मजमूई बिजली की तलब जो है वो 24,100 मेगावाट है और सिस्टम में मौजूद बिजली की पैदावार 22,600 मेगावाट है। यानी उनके बकौल शॉर्टफॉल जो है वो 1,500 मेगावाट का है। लेकिन मुल्क भर में जारी बिजली की बंदिश को अगर देखा जाए और पावर डिवीजन के आजाद जराए से मालूमात इकट्ठी हों तो मुल्क में इस वक्त मजमूई शॉर्टफॉल जो है वो 5,000 मेगावाट तक जा पहुंचा है। पावर डिवीजन के जराए के मुताबिक मुल्क में इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है और तलब या डिमांड जो है वो 24,000 मेगावाट है, जिसके बायस मुल्क भर में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। और ये सिर्फ 8 घंटे हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इलाके हैं जिस पर आगे चलकर बात करेंगे जहां 20 घंटे से ज्यादा इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और बिजली की तकसीम कार कंपनियों का सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड है। दूसरी जानिब नेपरा ने इजाफी लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए तमाम तकसीम कार कंपनियां जो हैं उन समेत के इलेक्ट्रिक के सीईओ जो हैं, के इलेक्ट्रिक के सीईओ भी, उनको जुम्मे को तलब कर लिया है। लेकिन वजारत तवानाई का यह कहना है कि बिजली का आर्जी शॉर्टफॉल जो है वो तरबेला से कम पानी के अखराज की वजह से है, जो कि डिबेटेबल है। और बिजली सार्फिन जो है वो आर्जी लोड मैनेजमेंट पर उनसे हम माजरत खा हैं। लेकिन हुकूमत इदारे की ये जो माजरत है वो अवाम के जख्मों पर मरहम जख्म जो है वो जख्मों पर छिड़क रही है नमक। अब वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो है वो माजी में तनकीद कर रही है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में इतनी बिजली बनाकर चली गई जितनी ज़रूरत भी नहीं थी, यानी सरप्लस में है। अब वो बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, उसकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हमें अदा करनी पड़ रही है। ये हुकूमत ने एक जो केस बनाया वो है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इस लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है, और पूरा साल हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पुराने मुआहदों के बाइस हमें उनकी मुकम्मल रकम जो है वो किराए के तौर पर अदा करनी पड़ती है। कि साबका हुकूमत ने बारूदी सुरंगें लगाई थी, वो बारूदी सुरंगें जो है वो क्या थी, उसको कहते हैं कंपल्सरी पेमेंट या बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। और यानी ये वो पैसा है जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको ये फिर भी अदायगी करनी है। ये यानी सरप्लस बिजली है, उसमें कैपेसिटी पेमेंट मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई। ये पीटीआई का एक बयानिया है। लेकिन अब जब मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल पैदा हो गया है तो मुस्लिम लीग नून को भी जवाबी वार का मौका मिल गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि उनके साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, उनके बकौल पीटीआई ने नून लीग पर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया और बाद में खुद महंगी LNG खरीदी, महंगी बिजली पैदा की, गर्दिशी कर्जे में इजाफा किया। लेकिन अभी शॉर्टफॉल हो गया। उन्होंने ये भी मशवरा दिया गवर्नमेंट को कि अगर झूठ बोलना है तो मुस्तकिल मिजाजी से बोलें। बिजली के मामले में हुकूमत को अवाम और अपोजिशन के तानों का सामना है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और अराकीन खुद भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। नूर आलम खान जो कल उन्होंने कौमी असम्बली में स्पीच की, ज़रा वो सुन लें। पता होना चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। ये इनकी मिनिस्ट्रियां, इनके जो इदारे हैं इनसे गलत बयानी करते हैं और सारे नाअहल हैं। नैब को ऐसे केसेस देने चाहिए। मर्दान ओवरलोड, सवाबी ओवरलोड। आपका क्वेटा में बिजली है नहीं है, आप लोगों से नहीं सुनते गालियां। तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। ऑपोजिशन से डेस्क भिजवाना बहुत आसान है। ईमानदारी से, नेक नियति से इस मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बिजली की बंदिश हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है तो दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा भी हुकूमत के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने खड़ा है। इस मामले में भी हुकूमती कैंप में मुतजाद राय पाई जाती हैं। वफाकी वजीर जो वजीर खजाना है हमारे शौकत तरीन साहब, उन्होंने अपना मनसब संभालते ही ये कह डाला था कि बिजली की मजीद इजाफा नहीं होगा। टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, ये सारी महंगाई।
लेकिन इसी मामले पर हुकूमत की माशी टीम एक पेज पर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की मखसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौर ने रवां बरस अप्रैल में हमारे ही शो में यह कहा था कि बिजली के नर्ख में इजाफा नागुज़ीर है। बिजली के नर्खों में भी इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि ये सुनामी जो आ रहा है कैपेसिटी का, जो कि आज 900 अरब रुपये सालाना है, जो कि अगले 3 साल में 1500 अरब हो जाएगा, उसको कैसे खपाएं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हमें ताकीद है। ताबिश गौर आज भी अपनी बात पर कायम है और अब तो इस मामले में जल्द बिजली की कीमतों में इजाफा हमें दिख भी रहा है। अनकरीब हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात का दौर हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत 6 अरब डॉलर के मुआहदे में से 1 अरब डॉलर किस्त पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन इस मंजूरी से पहले IMF ने हुकूमत पर नेपरा ऑर्डिनेंस की मंजूरी की शर्त आयद रखी है। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि रवां हफ्ते इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामान से मंजूर करवा लिया जाए। आपको याद दिलाते चलें कि इस ऑर्डिनेंस से हुकूमत को 10% इजाफी सरचार्ज और ₹1.40 फी यूनिट इजाफे का इख्तियार मिल जाएगा। हुकूमत के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा इसलिए भी नागुज़ेर लग रहा है क्योंकि इस वक्त मुल्क की तवानाई सेक्टर पर चढ़ा जो गर्दिशी कर्जा है वो 2.5 खरब तक जाने का खदशा है। इस बुरान पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि अचानक ये हमें 2-3 महीने पहले तक ये बताया गया कि बिजली हमारे पास सरप्लस में है और नून लीग अपने दौरे इक़्तिदार में ज़्यादा बिजली बनाएगी, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। आज अचानक हमें पता चला कि ये तो बिजली का शॉर्टफॉल है। सर, ये क्या किस्सा है? शॉर्टफॉल है या हमारे पास बिजली सरप्लस में मौजूद है? देखिए, बिजली का शॉर्टफॉल का इशू नहीं है। जो इशू है बिजली की, तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 34,000 मेगावाट है। जो बुनियादी चीज़ है ज़रा उसको समझें। इशू ये है कि जो हमारा एक एनर्जी मिक्स है, आप यहाँ तो 45% जो इम्पोर्टेड तेल से बिजली बनती है, जो वो बिजली बहुत महंगी है। एक एनर्जी मिक्स हमने बनाया हुआ है जिससे हम बिजली की कीमतों को मैनेज करते हैं और मैनेज करके कोशिश होती है कि उसका बोझ आवाम के ऊपर कम से कम पास ऑन हो। उसमें कुछ बिजली घर ऐसे हैं जो कि गैस के ऊपर चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिस तरह हमारा तरबेला है, तरबेला के ऊपर टेक्निकी तौर के ऊपर पानी जो है वो कम आया है। इस साल आपके इल्म में इरसा का भी मामला चल रहा था, मेल्टिंग लेट शुरू हुई है, तो पानी की कमी के बायस वहाँ पर प्रोडक्शन कम थी। वो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जिन बिजली घरों को गैस की ज़रूरत थी उनको अजाफ़ी जो है गैस फ्राहम कर दी गई है। 100 MCF गैस जो है वो अजाफ़ी फ्राहम की गई है, वो बिजली भी सिस्टम में आ जाएगी। टोटल डिमांड जो आज के रोज़ है वो 23,000 मेगावाट है और 1,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा था ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो टेक और पे की बुनियाद पर हुए हैं। 34,000 यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज मौजूद है और जो 2015-16 में अभी इन्होंने नए माहदे किए थे इनकी हुकूमत ने, जब वो मुकम्मल होंगे आइंदा आने वाले 2-2.5 साल के अंदर अंदर, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50,000 मेगावाट के लगभग जो है वो पहुंच जाएगी। जबकि हमारी डिमांड जो है वो इतनी है जो आजकल के दिनों के अंदर है। फ़ारूक हबीब साहब, इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ पर आपको जो नेपरा की ही एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट है 2020 की, उसमें जनरेशन कैपेबिलिटी है आपकी वो 27.7 है मेगावाट की बात कर रहे हैं। डिमांड ड्यूरिंग NTDC सिस्टम पीक आवर जो है ना वो 2652 है। यानी आपके पास जो आप सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं पीक में, वो तो वहां पे खत्म हो जाती है। दूसरा ये देखें कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी अगर 6% से ग्रो करती ना, तो शायद हम 10 से 15% शॉर्टफॉल में होते। तो मुझे सिर्फ आपसे ये समझना है कि ये जो सरप्लस बिजली का हम कह रहे हैं वो कहाँ गई? आप ये कह रहे हैं कि जी जो आपकी तरबेला से मामला ठीक हो जाएगा, अहमद अजहर साहब कह रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। तरबेला इस वक्त डेड लेवल पे है सर, तरबेला से बारिशें नहीं होंगी तो कैसे ये बिजली आप पूरी करेंगे? बारिशों का देखें वो बारिशों का तो मामला नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, इस बार गर्मी उधर जो है वो लेट शुरू हुई है उस साइड के ऊपर और मेल्टिंग लेट स्टार्ट हुई। अमूमन जो है वो मई के अंदर पानी की सूरत हाल बेहतर होती है। इस बार जो गर्मी है वो उन एरियाज़ के अंदर लेट पड़ना शुरू हुई है। वो तरबेला वाला मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखें जो बुनियादी चीज़ है, ठीक है, उसको यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो शॉर्टफॉल का मसला है ये तो एक टेम्परेरी 1-2 रोज़ा मामला है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।
अब आपको कुछ मैं फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ, उसको समझें। जब हमने हुकूमत संभाली तो शहबाज शरीफ का ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वो बिजली के कारखाने तो लगा रहे थे, लेकिन उसकी तरसील जो ट्रांसमिशन है, जो NTDC की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हमने 50 अरब रुपया जो है वो खर्च किया और जो 18,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन का सिस्टम हमें मिला था वो आज हम उस कैपेसिटी को बढ़ाकर 27,000 मेगावाट के ऊपर ले गए हैं ट्रांसमिशन की। इसके साथ साथ हमने और क्या किया कि हमारी वो इंडस्ट्री जो कि गैस के ऊपर चल रही है, और गैस आपको पता है कि गैस की सब्सिडी दे रहे हैं, हमने पॉलिसी चेंज की। हमने कहा हमारे पास इतनी इजाफी बिजली मौजूद है जिसकी कैपेसिटी पेमेंट्स आप बिजली लें या ना लें, आपने कारखानों को बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, जो आज 1,000 अरब रुपए पे है और इसने बढ़ के 2023 में 1,500 अरब रुपए पे पहुंच जाना है, जो कि क्रिमिनल एक्ट किया गया PMLN की जानिब से। जारी रखिए, ठीक है। ये जो आपने कहा कि सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर 50 अरब आपने लगा दी, उसका इंपैक्ट हमें लाइन लॉसेस पर और रिकवरी पर क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं देखें, वो एक अलग पहलू है। एक मिनट आदिल, एक एक करके चीजों को लेके चलते हैं। जो लाइन लॉसेस और रिकवरी वाला पहलू है वो डिस्कोस के पार्ट के ऊपर है, वो एक अलग मामला है। यहाँ पर पहले तो आप देखें ना, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, आप एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपके पास निज़ाम ही नहीं है तो वो फैक्ट्री कैसे चलेगी? वो अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगी। और आगे डिमांड भी होनी चाहिए, डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन होती है ना आपकी। कि ये उनकी गलती थी, ये आपकी डिमांड देखें, गलती देखें, वो गलती नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है, ये मुजरमाना फेल है जिसकी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करना पड़ रही है। फिर दूसरा पॉइंट इसके ऊपर लें, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी समझना कि पाकिस्तान को बिजली की जरूरत नहीं है भाई, सस्ती बिजली की जरूरत है। हाइड्रो के ये जो 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब ने तामीर शुरू करवाई है, आकर दिया मईर भाषा डैम 4500 मेगावाट, मोमन डैम 800 मेगावाट, धासू डैम आपका जो है वो बिजली का प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ हमारे रिजर्वायर्स के अलावा प्योरली बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। PSDP में उनके लिए फंड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वापडा ग्रीन यूरो बॉन्ड के जरिए जो है वो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है। उससे आपको बिजली के, अगर मैं अब आपको रेट बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली है ये आपको डबल डिजिट क्रॉस कर रही है, और जो आपकी आएगी पन बिजली वो इंशाल्लाह आपको सिंगल डिजिट के ऊपर बिजली का उसका रेट होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उससे लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। खान साहब जो मेयर्स ले रहे हैं उन मेयर्स का हम आवाम को लॉन्ग टर्म में फायदा, फिर जो हमने IPPs के साथ रीनिगोशिएशन की है, कौम को 770 अरब रुपए का फायदा होने जा रहा है। आपके मुल्की इन्वेस्टर्स थे लेकिन रेट डॉलर रिटर्न पे ले रहे थे, जो आपके डॉलर फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनकी आपकी जो प्रॉफिटेरिंग की जो परसेंटेज थी वो इतनी ज्यादा थी, उस परसेंटेज को हमने रैशनलाइज किया, हमने बैठ के इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और ये वो लटकती हुई तलवार है, ये ऐसा ही है कि आप किसी गाड़ी को 500 की स्पीड पे चलते हुए ब्रेकें फेल करें, खुद दरवाजा खोल के छलांग लगा दें, अब वो गाड़ी खाई में जाएगी या आप उसको रोकेंगे, और रोकने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मुझे आखिरी सवाल आपसे कि फिर एक दफा मैं समझना चाहता हूं, ये जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट है उस पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हमारा जो इस वक्त ह्यूज सरप्लस आपकी गवर्नमेंट कह रही है ना 1528 मेगावाट है, इसका मतलब कि आपको, ठीक है आपकी बात दुरुस्त है, सस्ती बिजली हमें चाहिए, लेकिन अवाम तो इस वक्त 25 रुपए फी यूनिट तक दे रहे हैं, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, और आगे चल के अगर आपकी ग्रोथ रेट आपका बढ़ता है, आपको इंडस्ट्री चलानी है, मजीद बिजली की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जो है इसको तो खत्म कर दें। अगर आपके बकौल सरप्लस बिजली भी आदिल बात सुने, ये जो 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग वाला मामला है, ये अगर हुआ है तो ये चंद इलाकों के अंदर हुआ है। आप देखें कि कराची में बहुत शिकायत आती होती थी, कराची KIC को हमने अजाफी बिजली फराहम की है, उनको फ्यूल की मद में, उनको हमने गैस की मद में वो भी बढ़ा दिया है। हालांकि वो KIC का अगर मायदा देखें तो उसके पार्ट में उन्होंने बहुत कुछ करना था जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ को समझने की ये ज़रूरत है कि हम तो वो इंडस्ट्री जो गैस पे चल रही थी, हमने पॉलिसी बनाई, हमने उनको कहा कि आप बिजली के कनेक्शंस लें
ताकि ये जो इजाफी बिजली मौजूद है ये यूटिलाइज हो और गैस के ऊपर जो हमें सब्सिडी देनी पड़ रही है वो कम हो। इसी यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्री है शुरू में उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर आया, लेकिन उनको जब पॉलिसी समझ आई, जो कैप्टिव यूनिट्स हैं वो बिजली और गैस दोनों इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कैप्टिव नहीं हैं उनके लिए उनको बिजली के कनेक्शंस लेने हैं, या जिनके पास कनेक्शन है लेकिन लोड कम है उनको लोड इनहेंस 31 दिसंबर तक करवाना है। यही वजह है कि हम बिजली की जो इजाफी बिजली है उसको यूटिलाइज करवाना चाह रहे हैं मैक्सिमम, क्योंकि टेक और पे आपने कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करनी है, बिजली लें या ना लें, लेकिन आपने कैपेसिटी पेमेंट 2023 तक 1500 अरब रुपया अदा करनी है। वो 1500 अरब रुपया देना शहबाज शरीफ अपनी जेब से, आकर बहुत सियासत करते हैं, देना नवाज शरीफ अपनी जेब से। क्लोजिंग लेनी है फारूक हबीब साहब, कितने 2-3 दिनों में मामला ठीक हो जाएगा लोड शेडिंग का? क्विक जवाब देखें। यकीनन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और ऐसी चीज आपको जो है वो नजर नहीं आएगी। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर काबू पाने के लिए इकदाम ले लिए गए। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। बजट की कुछ बात करेंगे, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग की एक जो लड़ाई है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम में आपस की फूट पड़ने के बाद से एक तरफ तो पोजीशन का ये इत्तेहाद तकरीबन गैर फाल हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब पोजीशन जमातें, खास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, अपनी अपनी इनफरादी हैसियत में भी हुकूमत पर कोई खातिर खा दबाव डालने या उसे टफ टाइम देने से कासिर नजर आ रही हैं। बल्कि यूं लग रहा है कि दोनों अपोजिशन जमातों का टारगेट जो है वो अब तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं रही, क्योंकि कौमी असम्बली हो या अगर स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात की जाए, ये दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की बजाय आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ दिखती हैं। 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को कागजी रहनुमा का। जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई अपना दौर का सीपैक का शुरू हो जाता है तो कोई कहता है कि इफ्तिफाक फाउंड्रीज के लिए उन्होंने ट्रेन का जो आयन है वो उठाया है। अब बिलावल भुट्टो के बयान पर गुज़श्ता रोज नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी ने उन्हें बात करने का ढंग सीखने का मशवरा दिया था, जबकि आज मरियम नवाज, जो काफी दिनों से खामोश थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल पर बस इतना कहा कि पीपल्स पार्टी उनका हदफ नहीं। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। अब आपस में उलझी हुई अपोजिशन के 11 जून को बजट में भी हुकूमत को टफ टाइम देने और बजट मंजूर ना होने के दावे जो हैं वो बेअसर नजर आ रहे हैं। अलबत्ता पंजाब में सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इम्कान किसी हद तक मौजूद है, लेकिन इसका इन्हिसार भी तरीन ग्रुप के आगे बढ़ने पर है। यूं इस वक्त कुल मिलाकर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा खतरा नहीं है और खुद हुकूमत भी इस हवाले से अपोजिशन पर तंज करती नजर आ रही है। मुश्किल में पड़े हुए हैं, मुझे तरस भी आता है कई दफा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। अब सवाल यह है कि ओपोजिशन की इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या यूं ही आपस में लड़कर हुकूमत के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा वो जारी रखेंगे, या एक मरतबा फिर आपस में गलतफहमियां मिटाकर साथ बैठकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाए जाने का भी इम्कान हो सकता है? लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, 11 को बजट पेश हो रहा है, फ्राइडे को 2 दिन रह गए हैं। अब ओपोजिशन की तोपें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ हैं, तो बजट में क्या कोई मुश्तरका हिकमत अमली के चांसेस हैं? आप दोनों कह रहे हैं मुस्तरद करेंगे, लेकिन लग रहा नहीं है, आप तो साथ बैठने को तैयार नहीं है। बजट क्या मुस्तरद करेंगे? देखें आज 2 हफ्ते कबल
जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन की जमातों के तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खाने पे मदऊ किया था और वहाँ पे जो जॉइंट स्ट्रेटजी बनी थी तो उसके मुताबिक पूरी अपोजिशन जो है वो मुतहद है। बाकी जहाँ तक आप इस बात को लें कि जी फ़लाँ साहब ने ये बात कह दी, फ़लाँ साहब ने वो बात कह दी, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बयानात तो होते रहते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा आप सीरियस ना लें। जो पार्टी डिसीजन है सब उसकी जो है वो पाबंदी करेंगे। बाज़ औक़ात जो है वो हो जाता है इस तरह से, जिस तरह से कल गवर्नमेंट के मेंबर्स का और जो उनके मिनिस्टर तवानाई हैं उनकी बड़ी हार्ड टॉक हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ये बाज़ औक़ात अपोजिशन जमातों के दरमियान भी कोई ऐसा मामला हो जाता है, लेकिन इससे ये ना समझा जाए कि जो हिकमत अमली आपके बकौल बनाई गई थी उसकी कोई बात क्यों नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कहा था कि जी तमाम मेरे मेंबर जो हैं शहबाज शरीफ के पास हैं वो जो चाहें, लेकिन 2 दिन रह गए हैं, हिकमत अमली कोई नजर हमें नहीं आ रही। अगर आपने फैसला कर लिया है कि दोनों पार्टियां मिलकर बजट मुस्तरद करेंगी या वॉकआउट करेंगी, वो अगर आप हमें बता दें। अभी तो फिलहाल आप एक दूसरे के खिलाफ वॉकआउट कर रहे हैं। देखें ये स्ट्रेटजी जो है ये तो जो है ये जुमे के दिन जब बजट सेशन होने जा रहा होगा तो उससे कोई 2 घंटे कबल जो है वो जो जॉइंट मीटिंग होगी पार्लिमानी लीडर्स की या पार्लिमानी पार्टीज़ की, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि बजट स्पीच के मौके पे ऊपर क्या रिस्पांस होगा। और उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपना जो गालबन मंडे का दिन बनता है कि उस दिन वो बहस का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये तो उससे पहले ये नहीं डिसाइड की जा सकती या इसके मतलब कोई बताया नहीं जा सकता। बाकी जो क्राइन बता रहे हैं गवर्नमेंट जिस तरह से बिहेव कर रही है, तो वो जिस तरह से झूठ का और फज फिगर्स का जो है वो सहारा ले रही है, जिस तरह की वो जालसाजी कर रही है, तो उससे मालूम यही होता है कि ये बजट जो है ये भी एक यानी एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट होगा जिसमें किसी भी हकीकत को ये सामने ना उसका एतराफ़ करेंगे ना उसके मतलब जो है वो बात करेंगे। एक सब्ज़ बाग लोगों को दिखाने की जो है वो कोशिश होगी। एक जो इनका प्रोपेगेंडे का एक तरीक़ाकार है हमेशा से पिछले 3 सालों से। तो अपोजिशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी स्पीचेस में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है गवर्नमेंट को नहीं एग्रेसिव एक स्ट्रैटेजी आपकी नजर नहीं आ रही। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन आया, ओपोजिशन जीत गई, अब एक और ऐसा मौका है आप बजट को मुस्तरद करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इत्तेहादियों से बात करनी पड़ेगी। अब लग रहा नहीं है ओपोजिशन कि जी इस पोजीशन में आ जाएगी कि आप बजट मुस्तरद करवा सकें। देखें इससे ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता कि हम सबके साथ राब्ते में हैं। अगर ये इतने ओपन और इतने जो है ये यानी जो है वो ओपनली बातें होने लगें तो फिर क्या हमने फिर वो क्या स्ट्रेटजी हुई। फिर अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जनाब फलां से बात हो गई है, फलां से हो गई है, तो ये तो फिर उन लोगों को मुश्किल में डालने वाली बात है ना। नहीं राणा साहब, चले मुझे जो खबर आपसे चाहिए थी वो दबे अल्फाज में तो आपने दे दी है कि आप राब्तों में भी हैं इत्तेहादियों से, उस पर काम भी हो रहा है, ऊपर से इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा बजट के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, आपने खुद भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि तरीन ग्रुप से मिल के आप बजट मुस्तरद करवा सकते हैं। अब हमारी खबर ये है कि आपके उनसे राब्ते भी हुए हैं, तो पंजाब में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी? देखें जी, अगर तो तरीन ग्रुप को NRO जो वो चाह रहे हैं दे दिया गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बजट से वॉकआउट नहीं करेंगे या एब्सेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो है, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो वफाक से या मरकज़ से ज़्यादा है, दे आर अराउंड अबाउट 30, तो ये किसी सूरत बजट पास नहीं करवा सकते। ये राणा साहब देखें, हुकूमत की भी तरीन ग्रुप से मुलाकातें हो रही हैं, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिससे हमें ये रिफ्लेक्ट हो कि जो रिलीफ तरीन ग्रुप चाह रहा है उनको ये मिल गया। लेकिन ये खदशा उनको है कि अगर बजट पास हो गया तो उनके साथ शायद वही होगा
जो उनको खदशात हैं, तो अभी भी इसका मतलब यह है कि चांस है कि आपकी और तरीन ग्रुप की बात बन जाए? बहरहाल अब इसमें जो है वो फैक्चुअल जो पोजीशन है वो बज़ाहिर तो जिस तरह से आपने फरमाया ऐसे ही नज़र आ रही है कि दोनों तरफ जो है अभी इबहाम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि बजट जो है वो सही मानों में पास उसने होना है जाके कोई 27, 28, 29 जून को। ये उससे पहले तो सिर्फ तकारीर ही होनी है ना, तो इसलिए अभी कुशन है 10, 12, 15 दिन का, तो इसमें जो है वो समझ आ जाएगी कि जो है वो किस करवट बात है। अच्छा, 2-3 दिन पहले खबर आई हमजा शहबाज कुछ राब्ते कर रहे हैं नंबर गेम के बारे में, सोचो विचार तरीके अदम एतमाद को लेकर चल रही है, लेकिन नून लीग के अंदर एक मुतजाद राय भी है कि अदम एतमाद होनी चाहिए या नहीं। इस पर क्लियर कट पॉलिसी लाइन आपकी क्या है? अदम एतमाद आप लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे? जी बिल्कुल, अगर हम कर सके तो ज़रूर करेंगे, अगर हमारे पास नंबर पूरा हुआ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये होगा फॉर फ्रेश इलेक्शन। हम गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं करेंगे, हम इनकी गवर्नमेंट गिराएंगे और उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि असम्बली जो है उसको जो है वो डिज़ोल्व किया जाए और इलेक्शन हो। हम गवर्नमेंट बनाने के या गवर्नमेंट में आने के लिए जो है वो ना वफाक में ना सूबे में नो कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। तो राना साहब इसके तो फिर चांसेस कम ही हैं कि पंजाब में अदम एतमाद आएगी, फिर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी, लेकिन कौमी असम्बली का क्या बनेगा? क्योंकि देखें आपको तो इलेक्शन में सिर्फ पंजाब में नहीं होंगे, मरकज़ में भी होंगे, लेकिन आपके और पीपल्स पार्टी के जितने ताल्लुकात ख़राब हैं, नामुमकिन ही लग रहा है कि मरकज़ में कोई अदम एतमाद आए और असम्बलियाँ तहलील हों। नहीं, अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी असेसमेंट ये है कि फिर कौमी असम्बली या वफाकी हुकूमत जो है वो कायम ही नहीं रह सकती। पंजाब की हुकूमत जिस दिन गिरेगी, ये इस्लामाबाद में गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी उस दिन, ठीक, वो फिर चल नहीं सकती। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कुछ तस्वीर आई जिसमें माशाल्लाह लग रहे हैं वो सेहतमंद लग रहे हैं, तो कब वो वापस कब आ रहे हैं? क्या स्टेटस है उनका? क्या सियासी हालात तो यहाँ दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़े, उनके लिए मामलात यहाँ पे ठीक हों तो वो जल्द वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? नहीं, वो अपना इलाज मुकम्मल करवा के ही वापस आएंगे और यही उनको डॉक्टर्स की एडवाइस है, क्योंकि उनका हार्ट का मसला है। हार्ट का पेशेंट जो है वो देखने को तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा होता है, लेकिन वो मेडिसन, डाइट और वो सारी अगर उसकी देखभाल हो तो फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आपको पता है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि इसमें आदमी विदिन मिनट्स जो है उसकी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे वो अपना इलाज, अपने हर चीज़ को जो है वो बेहतर तौर पे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है वो तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये मस्ट है। ठीक है राना साहब, मियाँ शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम नवाज, दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, और जो खलीज हमें पिछले एटलीस्ट 6 से 8 हफ्तों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, ये खलीज बढ़ती नज़र आ रही है। आगे जाके क्या इम्कानात हैं? खलीज कम होगी या थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं, खैर प्रीवेल तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी करेंगे क्योंकि पार्टी लीडर वो है। ठीक, बाकी जहाँ तक आप डिवाइड का तल्लक करें तो मंजिल तो सबकी एक ही है। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं कि गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कब कह रहे हैं कि जी फेयर इलेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है और आइन की पासदारी हम नहीं चाहते? वो भी तो यही चाहते हैं ना। तो इसलिए मंजिल तो एक है। अगर एक आदमी कहता है कि भाई कोई जो है वो मामला फहमी से मामला हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मामला फहमी से मामला हल नहीं होता तो जमहूरी अंदाज में आपको अपनी वॉइस को जो है वो रेज़ करने का, तो इसको तो कोई आप जो आपका ये आइनी हक है, ये आपका कानूनी हक है। मुल्क में आइन और जमहूरियत जो है वो अलाउ करती हैं इस बात को कि आप अपना मौक़िफ़ जो है उसको बयान कर सके। यहाँ पे सिर्फ मौक़िफ़ बयान करने को जो है वो
कहा जाता है कि जी ये मज़ामत हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे आज FIA के जो सरबराह हैं वाजिद जिया साहब, उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है, एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास है, और ये सारी जो सिचुएशन है जो आगे बन रही है, ये लिंक्ड है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पे तफसीली। वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की FIA में इंक्वायरी और उनके खिलाफ दर्ज FIRs और उस पर तरीन ग्रुप के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद बिल आखिर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है, और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इंतहाई मोतमद अफसर DG FIA वाजिद जिया को उनके ओहदे से हटा दिया और पुलिस ब्यूरो का उन्हें सरबराह मुकर्रर कर दिया है, और खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी को नया DG FIA उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। FIA के ज़राए का ये कहना है कि तरीन ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस मामले को देखना शुरू किया, और बैरिस्टर अली जफ़र भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव थे। अब तहकीकात में ये बात सामने आई कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ जो 3 FIR रजिस्टर की गई, उनका चीनी स्कैंडल वाले मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और ज़राए ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के बाद वाजिद जिया को उस वक्त हटाने का फैसला किया जब उन्हें मालूम हुआ कि चीनी स्कैंडल इंक्वायरी में डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। मजीद ये कि सारे मामले से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में मौजूद DG FIA वाजिद जिया ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, बल्कि किसी भी किस्म की खतो किताबत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। और इब्तदाई मालूमात पर अप्रैल में FIA लाहौर के डायरेक्टर रिजवान को चीनी की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया था, और फिर तरीन ग्रुप की तनकीद के बाद रिजवान को ओहदे से हटाने पर जब तनकीद शुरू हुई तो ये कहा गया कि वो कमेटी में तो मौजूद होंगे, लेकिन एक और अफसर इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। लेकिन बाद अज़ां जब 28 मई को शहजाद अकबर ने लाहौर FIA का दौरा किया तो तरीन ग्रुप की तरफ से शदीद तनकीद की गई, और इस मौके पर शहजाद अकबर ने, हमारे ज़राए बताते हैं कि FIA को यह कहा कि चीनी स्कैंडल पर मजीद सबूत इकट्ठे किए जाएं। इस मौके पर ब्रीफिंग जो थी वो इसी डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान ने दी। ये दौरा जो था बैरिस्टर शहजाद अकबर का, इसकी वजह से विफाक की सतह पर भी कुछ नज़रों में ये इसलिए आया क्योंकि एक दिन पहले जहांगीर तरीन ग्रुप ने यह दावा किया था कि बैरिस्टर अली जफ़र ने तरीन ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को वाजिद जिया की इस सारे मामले से मुकम्मल लाइल्मी और लाताल्लुकी जो थी वो हमारे ज़राए बताते हैं कि नागवार गुजरी, और इसलिए उनका तबादला जो है वो कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताएं कि वाजिद जिया जो हैं वो काफ़ी करीब समझे जाते थे इमरान खान से, और वाजिद जिया वही शख्स हैं जब पनामा स्कैंडल आया और JIT बनी, उनका सरबराह उनको बनाया गया, और वो हमने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को नायल फिर कर दिया गया। तो वाजिद जिया ये उनका एक बैकग्राउंड भी है। सब तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी, ये खबर बड़ी दिलचस्प है। वाजिद जिया को कोई सोच भी नहीं सकता था कि DG FIA के ओहदे से हटा दिया जाएगा इस तरह, लेकिन ये पूरा सारा जहांगीर तरीन के गिर्द ही मामला घूम रहा है। जी बिल्कुल आदिल, ये सारी कहानी इतनी दिलचस्प है कि वज़ीर-ए-आज़म को जब इल्म में लाया गया कि ये जो FIRs का मामला है तरीन ग्रुप की तरफ से, और ये सारा जो कुछ हो रहा है, तो इसमें सियासत बहुत ज़्यादा है, और एक ख़ास चंद लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं और जो डायरेक्टिव्स देते हैं वहाँ इस्लामाबाद में FIA, लाहौर में FIA लाहौर को, और इस तरह मुख्तलिफ ऑफिसर्स को। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जब इस मामले को देखना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, जिसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो हेडक्वार्टर्स है FIA का वो लाहौर जो इस्लामाबाद में है, लेकिन कोई भी ख़तो किताबत किसी किस्म की यहाँ पे नहीं होती। यानी उसूलन ये है, SOPs ये हैं कि जो कुछ भी मुल्क भर में, चाहे वो FIA मुल्तान हो, पेशावर हो, कहीं पे भी हो, इस्लामाबाद में उसकी ख़तो किताबत होती है, और DG को बाकायदा तौर पे ब्रीफ भी किया जाता है और चीज़ें उनको आती रहती हैं। लेकिन इस मामले में किसी तौर पे भी ये जो वाजिद जिया साहब है उनको लूप में नहीं रखा गया था, और शहजाद अकबर साहब मुसलसल इस मामले में बाकायदा तौर पे ज़ाती दिलचस्पी लेकर तनकीद के बावजूद वो जाते थे, ब्रीफिंग्स लेते थे, मज़ीद अपडेट देते थे। ये वो चीज़ थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में आई कि वाजिद जिया साहब से जब पूछा गया कि आखिर आप बताएं इसके मामले में आपकी क्या राय है,
तो ज़रा ये कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इस मामले में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जो सारा मामला है वो शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स ने कहा कि आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप FIA के DG हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको इस मामले का पता ही नहीं है, किसी किस्म की मालूमात आपको नहीं तो है। मतलब उनकी लाइल्मी की वजह से उनको, लेकिन यहाँ पर रियाज हमें तो ये फिर पता चल रहा है ना कि अगर शहजाद अकबर साहब डायरेक्टर जो हैं FIA लाहौर के रिजवान साहब से अगर डायरेक्टली वो ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो सबसे पहले रिजवान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्हें भी वहां से हटाना चाहिए था और शहजाद अकबर से भी बात परस करनी चाहिए थी। DG FIA तो उनको वैसे ही हटा दिया फिर उन्होंने। इस सारे मामले की ये ऐसे अचानक नहीं हुआ, जब रिजवान साहब को कमेटी चीनी इंक्वायरी जो स्कैंडल है उसकी इन्वेस्टिगेशन जब उनसे हटा दिया गया, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और ज़ाहिर डायरेक्टिव्स इस्लामाबाद से जा रहे हैं, अगेन उंगलियां शहजाद अकबर साहब की तरफ जा रही थी। तो फिर जब उनको हटा दिया गया तो एकदम शोर मचा कि शायद तरीन ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई है या क्या मामला हो गया है, तो लिहाजा फिर उनको कमेटी में ही रखा गया और जो दूसरे सरबराह थे साहब जो उनको बना दिया गया और इनको रखा गया ताकि उस तरह की तनकीद ना हो। लेकिन आने वाले दिनों और हफ्तों में शायद रिजवान साहब के हवाले से भी चीज़ क्लियर हो जाए और कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद शहजाद अकबर कुछ जो हफ्तों से जो खामोश भी हैं इसके मामले में ये बड़ी मानी खेज है। तो आने वाले दिनों में इन दो हबाब और बहुत से ऑफिसर्स के लिए बड़ी जो है वो अच्छा, ये जो रियाज जो हमारी जिस तरह हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि फिर तो एक्सप्लेनेशन बैरिस्टर शहजाद अकबर को भी देनी पड़ेगी। उनका इस पर क्या वर्जन है, वो क्या कहते हैं? क्योंकि जो वाजिद ज़िया को इस तरह से अगर हटाना और पूरा उसकी वजह जो है, अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ ये सारी कार्रवाई है, तो फिर तो तरीन का जो मौक़िफ़ है वो तो फिर दुरुस्त साबित हो रहा है, तो उसमें नज़ला जो है वो तो शहजाद अकबर पे गिरेगा। FIA के ज़राए क्या कहते हैं, खुद शहजाद अकबर का क्या मौक़िफ़ है इस मामले में? जब शहजाद अकबर से मैंने रब्ता किया, जब स्टोरी हम तैयार कर रहे थे, तो मैंने उनको मैसेजेस किए कि इस तरह ज़राए ये कह रहे हैं कि वाजिद ज़िया साहब को हटाने की वजह यह है कि रिजवान साहब शामिल थे आपके साथ और उनको लूप में नहीं लिया गया। तो उन्होंने किसी किस्म का यूजुअली जिस तरह वो करते हैं तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि उनकी राय भी आ जाए। हम एक स्टोरी कर रहे हैं और बाकी FIA के जो सोर्सेज है सारे मामले के हवाले से कह रहे हैं, जो चीनी का ख़ास सोर्स है जो मामला है कि जो हाइप क्रिएट हो गई थी वो मामला उस तरह का नहीं है, बल्कि शायद उससे बहुत कम है। और तो ये आने वाले दिनों में हमें मज़ीद तफसीलात मिलेंगी कि जो चीनी का स्कैंडल का जो हाइप क्रिएट की गई थी वो शायद उस तरह नहीं थी और बहुत वज़ीर-ए-आज़म शायद मज़ीद, लेकिन वो चीनी स्कैंडल की जो इंक्वायरी थी वो कहाँ पहुंची? वो फिल वक्त ज़राए का ये कहना है कि फिल वक्त जो मामला है उसको खामोशी से छुपा दिया गया है, यानी फ़िलहाल इस पर खामोशी, क्योंकि बजट का मामला भी आ रहा है और दूसरे मामलात भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म को जो दूसरी तफसीलात है वो भी मिल गई कि असल कहानी क्या है, प्रेशराइज क्यों किया जा रहा था अनड्यू और किसकी वजह से किया जा रहा था। चलें रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्रोग्राम पर। आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपको हमने ये खबर दी कि FIA के जो मौजूदा सरबराह थे वाजिद ज़िया साहब, उनको क्यों हटाया गया और उसकी वजह ये बनी कि जो FIA लाहौर के डायरेक्टर थे रिजवान साहब, ये बताया गया, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट तरीन साहब के मामले में शहजाद अकबर साहब को ब्रीफिंग्स दी और वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब ये पता चला कि वाजिद ज़िया इस पूरे मामले में बिल्कुल लाइम रहे हैं तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुए, वो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। और ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आगे बजट है और तरीन साहब का जो ग्रुप है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम बजट मुस्तरद भी करवा सकते हैं, वॉकआउट भी कर सकते हैं, तरह तरह की ये बातें हुई। बजट में बड़ा कम टाइम रह गया है, तो इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इसाक हकवानी साहब सीनियर रहनुमा हैं तरीन ग्रुप के और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त पल्स क्या है लाहौर में। इसाक हकवानी साहब, ये बड़ी एक डेवलपमेंट इसको इस्लामाबाद में देखा जा रहा है, वाजिद ज़िया साहब का हटना, और इसको बिल्कुल तरीन साहब के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? आपको क्या आपका स्टांस क्या है कि बजट मंजूर करेंगे नहीं करेंगे? आपको इंसाफ होता इस वक्त दिख रहा है तरीन साहब के साथ? जी, आपके 3-4 सवाल हैं एक ही सवाल में। पहला सवाल तो है कि वाजिद ज़िया साहब मेरे ख्याल में 2017 से 17 में जब हमारा केस चल रहा था पनामा का, उस वक्त वो मेरे ख्याल में वो JIT के हेड थे, बिल्कुल, और JIT के हेड भी थे। तो आज उसको 4 साल हो गए मेरे ख्याल में उस बात को।
3 साल इस हुकूमत के, साल 2 साल उनके, तो 4-5 साल में तो कमाल है कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अफसर इतना अरसा कहीं निकाल सका हो। सारे 2 हुकूमतें तब्दील हो गई, तो वो अब जाकर उनके अगर कहीं पोस्टिंग हुई है तो इसका हमारे जहांगीर खां के केस के साथ कोई मिलाना मेरे ख्याल में ठीक है, मुनासिब नहीं लगता। ठीक है आपका वर्जन ठीक। जी जी, एक तो ये है। दूसरा, आप फरमा रहे थे कि जी हमारा कोई इस केस के साथ इस वक्त हमने कोई बारगेन करनी है या कोई अपना रद्द अमल दिखाना है इस बजट के साथ, तो वो भी भाई साहब अभी ऐसी तो कोई आदिल साहब कोई बात हमारे कम से कम सोच में नहीं है कि हम इस किस्म की कोई काम करने वाले हैं या करेंगे। ये एक वो FIA ने केस बनाया जो कि बिल्कुल गलत केस बना, उन्होंने खुद मान भी लिया। उनके अब अली जफर साहब की जो रिपोर्ट में हमने वहां देखा है, अभी तक उनकी रिपोर्ट शाये नहीं की, ना ही वो मेरे ख्याल में शाये होगी कभी, क्योंकि अगर वो हो जाती शाये तो वो हमारे खिलाफ होती तो जरूर शाये हो जाती। क्योंकि पिछले 16 महीने 17 महीने से हुकूमत का बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने एक आदमी को जो कि इसमें बेकसूर है उसको टारगेट किया है, और आज मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से हमने कोई रिएक्शन दिखाना है पार्टी में या कोई चीज करनी है कि हम बजट में कोई मतलब फिलहाल खकवानी साहब आपके पास मैं दोबारा आता हूं, फिलहाल आप पे नहीं सोच रहे कि बजट मुस्तरद करवाया जाए। बुखारी साहब, सुना आपने खकवानी साहब को भी, लेकिन एक हफ्ता पहले भी अगर चले जाएं तो जिस तरह राजा रियाज साहब या इनके बाकी लोग जिस तरह टॉक शोज में कह रहे थे बड़ा एक एग्रेसिव अप्रोच लिया हुआ था, ये बात किस तरफ आपको जाती दिख रही है? अब लग रहा है खकवानी साहब की बातों से कि शायद बजट पास हो जाएगा, मामला सेटल होते हुए दिख रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आपका आदिल। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। पहली बात तो यह है कि मैं इसहाक खकवानी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जहांगीर तीन के केस से वाजिद जिया के तबादले का कोई ताल्लुक नहीं। असल कंट्रोवर्सी ये है कि जो रिपोर्ट वाजिद जिया साहब की जेर क़यादत या जेर निगरानी बनी थी उसको अली जफर साहब ने अंडू कर दिया है, जो सेकंड इंक्वायरी हुई है, जिस पर बच करने के लिए वाजिद जिया साहब तैयार नहीं है। ये वजह बनी है उनके ट्रांसफर। एक तो इसके बारे में मुझे तो कोई भाम नहीं है, किसी और को मैं कह सकता हूं। दूसरी बात यह है कि एक और बात याद रखिए कि जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स हों या जो सिविल मार्शल लॉज हों या इवन सिविल गवर्नमेंट्स हों, उनमें भी जब किसी आदमी से आप काम ले लेते हैं ना, जो उसके जिम्मे आपने लगाया होता है, आप मेरा इशारा तो समझ रहे हो जी, जिन GITs का जिक्र किया है इन्होंने खकवानी साहब ने, और बहुत सारी दीगर GIT, चाहे वो पनामा के हवाले से थी चाहे वो अदरवाइज थी, अगर आपको याद हो इवन फीड का केस है, तो वो काम चुके, वो कर चुके हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए ये एक रुथलेस बात है, लेकिन होता यही है कि जब आप आउटलिव कर लेते हैं अपनी यूटिलिटी तो फिर आपको डिस्पेंस विद कर दिया जाता है, आपसे फिर जान छुड़ा ली जाती है। तो ये दोनों चीजों को अगर आप मिला के देखें तो आपको सूरत हाल जो है थोड़ी सी वाज़ेह होती दिखाई देगी। ठीक, एक तो ये कि चूंकि जहां अली जफर साहब ने उस पूरी रिपोर्ट के यानी जिसको कहते हैं धज्जियां बखेर दी हैं और कहा है कि वो सब कुछ बायस था। ठीक, अच्छा बुखारी साहब यहाँ पर एक पॉइंट, एक इजाजत दीजिएगा, अगर वो रिपोर्ट अंडू हो गई है इसका मतलब कि जो एक शहजाद अकबर साहब ने पूरा एक नैरेटिव बना दिया था तरीन साहब के खिलाफ, अगर उस गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई हमें नजर आ रही है तो इसका मलबा तो कहीं ना कहीं जाके शहजाद अकबर साहब पे गिरेगा और शायद इसी वजह से वो खामोश भी हैं आजकल। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये अगर उनकी बनाया हुआ केस और FIA की तमाम तर कोशिशें अंडू हो जाएंगी, चाहे वो शहजाद अकबर साहब हैं चाहे वो वाजिद जिया है, वो जाहिर है वो उनको तकलीफ भी होगी, गुस्सा भी आएगा और वो उसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगे। ठीक, तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को चूंकि पता था कि इसके ऊपर वाजिद जिया साहब जो है वो तैयार नहीं है मानने के लिए अली जफर की जो रिपोर्ट है उसको, लिहाजा उनको वहां से इतना प्रॉम्प्टली हटा दिया गया है कि इसके ऊपर जो आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर वीडियो अपने ऑडियोज जो हैं और जो ट्विटर्स हैं भरे पड़े हैं, वायरल हुआ है सारा मामला। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी आसानी से हशप किया जा सकेगा। ये वाजिद जिया साहब के बारे में मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो वाकयातन हर्ट है, अगर वो समझते हैं कि उनको अनसेरेमोनियसली हटाया गया है, तो जो कुछ वो उगलने वाले हैं या जो कुछ वो कहेंगे वो भी फिर सुनने से ताल्लुक रखेगा। ये मेरी बात कहीं नोट कर।
नोट कर ली बुखारी साहब। खकवानी साहब, जाते हुए ये बता दीजिएगा कि आपने तो ये कह दिया है कि कोई फिलहाल इरादा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि पंजाब का बजट जो है वो हम मंजूर ही समझे बस? मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा जी जी। और मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त तक कोई ऐसी बात ना कंसीडर हुई है। अच्छा। ना ही इसकी कोई ये एक बजट को वो करना रिजेक्ट करना ना तो एक ग्रुप का काम नहीं होता, इसमें और भी बहुत अवामिल होते हैं। वो इस किस्म की कोई बात ही नहीं है, तो वो इस वक्त क्या सराई ज्यादा हो रही है और इसमें अमलन काम बात कम है। दूसरा ये जो शहजाद अकबर साहब का जो मुदाखलत थी ना इस केस में बनाने में, वो मेरे ख्याल में वो नीचे अपने अफसरों से, चूंकि वो FIA के हेड भी थे, मुआविन खुसूसी भी था, मुआविन खुसूसी विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ओनली फॉर अपना FIA, तो उन्होंने वहाँ अपने नीचे अफसरों से और इंक्वायरी ऑफिसर से वो अपनी मर्जी की उन्होंने रिपोर्ट बनवा ली, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ पे मबनी थी और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है सब जगहों पर कि वहाँ जो जितने इल्जामात लगे वो तो उसका कोई उसका न सर है न पैर है। तो वाजिद जा बीइंग द DG, वो इस चीज से देखते हुए कि कहाँ से क्या हो रहा है, वो अपने आप को इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपने आप को बीच में डाला होगा। ठीक है, वो चले इसाक खकवानी साहब, सलीम बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।